तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, आप अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं, विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं, किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन, मनोरंजन इत्यादि को व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक परीक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यवसायिक बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीय सेक्टर में कार्यरत होते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाएं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसीलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं की व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, पशुपालक, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशन इत्यादि का काम उनकी सामान्य उदाहरण है। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कार्मिकों की विशिष्ट कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार, अब तक आप जान गए हैं कि अब व्यापारी की दुकान से पुस्तक और स्टेशनरी खरीदते हैं। बस अथवा रेल द्वारा यात्रा, ये सेवा सेक्टर के प्रकार प्रथम सेक्टर छोड़कर तृतीय, चतुर्थ सेक्टर और पंचम सेक्टर दिए गए हैं। तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं। व्यापार और वाणिज्य में थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार में नगरीय ग्रामीण आपूर्ति, मंडियां या घर। फुटकर व्यापार में नगरीय में श्रृंखला भंडार, डाक, ऑर्डर में दूरभाष, इंटरनेट सुलभ में बाजार केंद्र, लोक वितरण योजना। ग्रामीण में विविधिक आवधिक बाजार, हाट, भंडार, फेरी, लोक वितरण स्कीम। परिवहन में रेल जल जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र। जल में दो टाइप्स, आंतरिक और महासागरीय। वायु में महासागरीय यात्री सेवा और माल सेवा। संचार में परिवहन, दूरसंचार और दृश्य श्रव्य। परिवहन संचार के साधन, दूरसंचार में दूरभाष, भू लाइन, मोबाइल। दृश्य श्रव्य, फिल्में, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। चतुर्थ क्रियाकलाप में सूचना आधारित, अनुसंधान आधारित सेवाओं में मौद्रिक, बैंकिंग, बीमा, अचल, व्यक्तिगत संपदा और व्यावसायिक वाले में व्यक्तिगत, सरकारी, गैर सरकारी संगठन। चतुर्थ वाले में सूचना अनुसंधान आधारित, अनुसंधान एवं विकास आधारित। पंचम वाले में विशेषज्ञ और निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक। ये सेवा सेक्टर चित्र 7.1 में बनाए गए हैं। करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष पर बातें करते हैं, वह अध्ययन के लिए अध्यापक की रुग्ण होने पर
सेवाएं प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप हैं जिनकी इस सेक्टर में चर्चा की गई। चार्ट 7.1 तृतीय क्रियाकलापों के वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत करता है। व्यापार और वाणिज्यिक व्यापार वस्तु अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं की विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान में मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान के अनेक केंद्रों और संस्थानों को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पावधि प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां, थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं हैं, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। चित्र में प्रदर्शित सब्जियों का थोक बाजार चित्र 7.2 में दृश्य दिखाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिकी अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आकर बस समय समय पर अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। दुकानदार इसी प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत सेवा क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। नगरीय बाजार केंद्र में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें से न केवल साधारण वस्तुओं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। इनमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। चित्र में प्रदर्शित अमेरिका में डिब्बाबंद आहार भोजन को दिखाया गया। फुटकर व्यापार ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल क्रिया से निहित प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। भंडारों पर और सामग्री फुटकर व्यापार में बृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीदारी और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के संरक्षण के लिए विभागीय प्रमुख को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंपा देते हैं। श्रृंखला भंडार अत्यधिक मिति व्याप्तता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का भी निर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं, जिनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागर और पूर्ति घरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधे खरीद करते हैं, फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। इस जटिल व्यवस्थाओं की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ
का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाती है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत, दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जा सकता है। परिवहन के साधन परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। जाल तंत्र और पहुंच, जैसा कि परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं दो अथवा अधिक मार्ग, एक संधि स्थल एवं एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। एक विस्तृत जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होता है, परिवहन की मांग उतना ही अधिक होगी। नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल उनके मध्य व्यापार के प्रारूप को उनके मध्य भू दृश्य की प्राकृतिक जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों, मुद्रा पर मार्ग निर्भर करते हैं। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रसरण सम्मिलित है। लेखन के आविष्कार के संदेशों को संरक्षित किया जाता है। संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते हैं। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहां परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वहां संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त करा दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का सहचार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, तथा पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारण डाकघरों द्वारा हो रहा है। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे दी गई है। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इनसे संचार में क्रांति ला दी है। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है और मोबाइल, दूरभाष जैसे नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं भी से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार प्रेषण, मोर्स कूट और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। रेडियो और दूरदर्शन भी संचार चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्रों में वास्तव में क्रांति ला दी है। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरण, परिवहन तंत्र निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकान, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्सक जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत है। सेवाएं भुगतान कर सकने वाली व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से है, जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्रायः सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य और संविधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और
लिए निगमों की स्थापना की है। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिक विधि और प्रबंधन, व्यावसायिक सेवाएं है, मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंटों की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सीबीडी के अंदर अथवा निकट हो सकती हैं, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत सीबीडी की अपेक्षा कम होगी। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवेश करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मोची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसी घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कार्मिकों का यह वर्ग असंगठित होता है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डिब्बावाला सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। चित्र में ये दृश्य दिखाई गई है मुंबई में डब्बावाला सेवाएं। तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग, आज अधिकांश लोग सेवा कर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में कार्मिकों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवा में संलग्न है। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तित अथवा घट रही है। कुछ चयनित उदाहरण पर्यटक एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कुछ पंजीकृत रोजगार अथवा कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ तृतीयक क्रियाकलाप बन गया है। इनके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटक और संरचना उद्योग, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योग स्मारकीय को पोषित करता है। कुछ प्रदेशों में पर्यटक ऋतु निष्ठा होता है, क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है, किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चित्र स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पर्वत चोटी पर स्विंगिंग करते पर्यटक प्रदेश भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर पोषण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से है। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मनोहारी दृश्य भूमियां तथा यत्र तंत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटक को प्रभावित करने वाले कारक मांग, विगत शताब्दी से अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटक क्षेत्रों का आरंभ हुआ है। बेहतर सड़क प्रणाली में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है। हाल के वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरणतः वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घरों से विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। पैकेज अवकाश के प्रारंभ में लागत घटा दी है। पर्यटक आकर्षण, जलवायु, ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग कुलीन विश्राम के लिए उष्ण व धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिण यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटक के महत्व का यह एक मुख्य कारण है। अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायु जरूरतें होती हैं, जैसे या तो अपनी गृह क्षेत्र की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा सिंह के लिए अनुकूलित हिमावरण भूदृश्य। कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्रायः अर्थ होता है पर्वत, झील, दर्शनीय समुद्र तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। इतिहास एवं कला, किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थान पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले को पर्यटक लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ता दाम में
पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मेडिकेयर और कुर्ग भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रति वर्ष होने वाले लाखों शल्य कर्मों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सक पर्यटकों में अग्रणी देश बनकर उभर रहा है। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों की चिकित्सा पर्यटक से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा पर्यटक के अतिरिक्त चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वचन के बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन और प्रासर्भय परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। चिकित्सा पर्यटक जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक गतिविधि से सम्बद्ध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटक कहा जाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सकीय प्रतिलेखक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बीच क्या समानता है? ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में विभक्त किया जा सकता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में कुछ निम्नलिखित हैं। सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन भी चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। चतुर्थ सेक्टर आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीयक सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक व द्वितीयक से रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा पारस्परिक कोर्स, म्यूचुअल फंड प्रबंधन से लेकर परामर्शदाताओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालयों, भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कक्षाओं, अस्पतालों और डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखा कार्यों और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। $2 billion questions. Indian is emerging as the world favorite destination for clinical trial, but will tax law, poverty and the profit migrants reduce the patient to the status of the guinea pigs. Boom or doom. अपनी कक्षा में देश में उभरे चिकित्सा उद्योग की तेजी तथा सर्वनाश पर एक औपचारिक चर्चा कीजिए। यह सब किस ओर ले जाएगा? क्या यह आरंभ है अथवा अंत? इसके बाद क्या? पंचम, चतुर्थ, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। कुछ तृतीयक क्रियाओं की भांति चतुर्थ क्रियाकलापों को भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। ये सेवाएं संसाधन से बधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित तथा अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। पंचम क्रियाकलाप उच्च स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती हैं में सूक्ष्म अंतर होता है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उपविभाग है जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उन्नत अर्थव्यवस्था की रचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होती है, संख्या से कहीं अधिक होती है। बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, यूरोप, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इससे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों में से प्रवास कम हो जाता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवाओं का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। पंचम, सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन के पीओ और होम शेयरिंग है। जो बाह्य स्रोतन का विकल्प ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन उद्योग व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन बीपीओ से भिन्न है, क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान को बाह्य स्रोतन है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको अपतरण अपश्योरिंग कहा जाता है। यद्यपि दोनों अपतरण और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण तथा अभियांत्रिक भी सम्मिलित की जाती हैं। आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम प्रासंगिक और अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं और अतः हैदराबाद अथवा मनीला में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना पत्र की तरीका पर आधारित परियोजना पर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। श्रम संबंधित कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाला देश को बहुत सावना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है, जिससे यह सेवा लाभदायक हो जाती है। क्रियाकलाप प्रत्येक रंग नाम के समक्ष कार्य की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। कलर का रंग कार्य की प्रवृत्ति: लाल, स्वर्ण, श्वेत, धूसर, नीला, गुलाबी। धूसर, नीला और गुलाबी सांख्यिकी, विभाजक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देशों में भी विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितना शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंचा और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं और इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। इस प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजक विद्यमान है। उदाहरण भारत अथवा रूस जैसे विशाल देशों में यह अवश्य भावी है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिधिस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध तक पहुंच पाई जाती है।